ये कहानी शुरू होती है हमारी ही दुनिया में, जहां आज बहुत तेज बारिश हो रही है और इसके बाद नदी के पुल पर हम एक आदमी और औरत को देखते हैं और ये दोनों आते हैं नदी किनारे। और ये आदमी है हमारा मेन कैरेक्टर डाजाई और ये लड़की उसकी स्टूडेंट है और ये दोनों ही नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए आए हैं। इसके बाद ये दोनों अपने हाथों में एक धागा बांध लेते हैं ताकि नदी के तेज बहाव में एक दूसरे से बिछड़े ना। और अब वो आदमी कहता है, सच्चान अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक ट्रक आकर इन दोनों को ही उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद हम डाजाई को एक अलग ही जगह पर देखते हैं। डाजाई अपने आसपास की चीजें देख बोलता है, ये है वो दुनिया जिसमें हम मरने के बाद जाते हैं। लेकिन तभी एक आवाज डाजाई से कहती है, नहीं, ये मौत के बाद वाली दुनिया नहीं है। डाजाई पूछता है, कौन हो तुम? वो लड़की बताती है, दूसरी दुनिया से जिन लोगों को इस दुनिया में भेजा जाता है, मैं उन्हें रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम एनेट है और ये दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। और तभी डाजाई के सामने से एक ड्रैगन गुजरता है। इस दुनिया का नाम ज़ाउबरबर्ग है और ये अंधकार से घिरी हुई है, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया में एक नई रोशनी लाओ। ये बात सुन डाजाई पूछता है, तो ये एक दूसरी दुनिया है जिसमें मैं मरने के बाद आया हूँ? गॉडेस कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद के लिए बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले कि गॉडेस कुछ और कहती, वो देखती है कि डाजाई ने काफी सारी नींद की गोलियां खा ली हैं, जिससे अब वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे हील कर देती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम इस दुनिया में आए हो एक हीरो बनने के लिए ताकि इस दुनिया को बचा सको। जिस पर डाजाई कहता है, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। गॉडेस पूछती है, तुम्हें इस दुनिया के लिए चुना गया है, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? हाँ, किसने कहा था कि मुझे चुनो? याद करो, तुम्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। वो ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं था, बल्कि एक ऐसा ट्रक था जो उस दुनिया में लोगों को चुनता है इस दुनिया में भेजने के लिए। जो लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो ट्रक उन्हें टक्कर मारकर इस दुनिया में भेज देता है ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। अगर उस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी थी तो इसका मतलब तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इस दुनिया में आकर तुम्हें एक नया मौका मिला है, यहाँ तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन तभी डाजाई एनेट के पास आकर कहता है, मेरी जिंदगी के होने वाले सबसे हसीन लम्हे को उस ट्रक ने बर्बाद कर दिया। आखिर तुम ये तय करने वाली कौन होती हो कि कोई अपनी जिंदगी से खुश था या नहीं? ये बात सुन एनेट सोचती है, यह अपनी जिंदगी से इतना दुखी था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें कर रहा है। शायद अपने स्टेट्स देखने के बाद ये अपना इरादा बदल ले, क्योंकि उस दुनिया से इस दुनिया में आने वाले हर एक इंसान के पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती ही हैं। लेकिन डाजाई बहुत कमजोर होता है और एनेटे के उसे हील करने के बाद भी डाजाई इस वक्त पॉइजन्ड है और गॉडेस को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये इतना कमजोर कैसे है। इसीलिए वो चेक करती है कि कहीं डाजाई में कोई स्पेशल स्किल तो नहीं है। लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होती और उसके सारे स्टैट्स भी सिर्फ 1 होते हैं। मैंने आज से पहले इतना कमजोर दूसरी दुनिया वाला नहीं देखा। लेकिन इसके बाद डाजाई खांसते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे रोकती है, शायद से तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम इस दुनिया में एक गलती से लाए गए हो और इस दुनिया में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। ये बात सुन डाजाई कहता है, अब की ना तुमने मेरी पसंद वाली बात, मैं चाहे जिस भी दुनिया में रहूं, मैं हमेशा एक नाकाम आदमी ही रहूंगा। एनेट कहती है कि इस वक्त तुम्हें यहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसी तुम्हारी हालत है, तुम बाहर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे, कोई ना कोई मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। जिस पर डाजाई वहां से जाते हुए कहता है, मैं बस मरना चाहता हूँ। और अब डाजाई को देख एनेट कहती है, ये आदमी कितना अलग है। मेरा काम शुरुआत से ही दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को ये बताना रहा है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं
और शुरू में मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरी ये जिंदगी कांटों की तरह चुभने लगी और मैं बस किसी बेजान सी गुड़िया की तरह दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को उनका रास्ता बताने लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके बाद वो जाते हुए डाजाई को रोकते हुए कहती है, कम से कम अपने लिए कोई प्रोफेशन ही चुनते जाओ। ये बात सुन डाजाई कहता है, प्रोफेशन? मैं एक पैदाइशी लेखक हूँ और यही मेरा काम है। अलविदा खूबसूरत लड़की। और ऐसे ही डाजाई वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद एनेट कहती है, मैं समझ गई, मैं अब तक इसी आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। एनेटे को डाजाई से प्यार हो गया है। उस जगह से बाहर आने के बाद डाजाई अपने जाने के लिए रास्ता देखने लगता है, वही नींद की गोलियां खाते हुए। और ऐसा करने से उसे एक आवाज कहती है, आपको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। जो सुन डाजाई कहता है, आखिर मेरे दिमाग में ये कैसी आवाज आ रही है। और डाजाई यहाँ लेवल 2 पर आ जाता है। और तभी अचानक डाजाई को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्री मॉन्स्टर एक कैट गर्ल को पकड़े हुए हैं। और वो लड़की डाजाई से कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज, वरना मैं मारी जाऊंगी। लेकिन डाजाई उस लड़की को बस घूरे जा रहा था। आज मैं कुछ ज्यादा ही अजीब सी दिखने वाली खूबसूरत लड़कियों से मिल रहा हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे घूरना बंद करो और मेरी मदद करो। ये बात सुन डाजाई उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, माफ करना, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता। और अगले ही पल में वो ट्री मॉन्स्टर डाजाई को भी पकड़ लेता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों ही मरने वाले हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये ट्री मॉन्स्टर दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को सोख लेता है, जिससे वो लोग मर जाते हैं। और अब वो मॉन्स्टर डाजाई और इस लड़की की लाइफ फोर्स को सोखने लगता है। और अपने मरने की खबर से डाजाई तो खुश होता है और वो सुकून से मर रहा था। डाजाई को देख वो लड़की कहती है, हे इतनी जल्दी हार मत मानो, हे क्या तुम इतनी जल्दी मर गए। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो ट्री मॉन्स्टर अचानक ही फट जाता है, जिससे ये दोनों उसकी जकड़ से छूट जाते हैं और वो ट्री मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस लड़की को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। और तभी एक आवाज डाजाई से कहती है कि आपके जहर से आपने एक ट्री मॉन्स्टर को हरा दिया है। और ये बात सुन ये लड़की सोचती है, क्या इस आदमी ने अपनी लाइफ फोर्स की जगह उस ट्री मॉन्स्टर को जहर एब्सॉर्ब करा दिया? क्या यह आदमी पहले से पॉइजन था? और अब वो डाजाई से कहती है, तुम कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, है ना? तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन डाजाई ये कहते हुए सिगरेट पीने लगता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, खुद को मारने की कोशिशें करते हुए भी मैं हर बार बच जाता हूँ। ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने मेरी जान बचाई है, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और इसके बाद वो डाजाई की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उससे उसका नाम पूछती है। लोग मुझे टीचर कहकर बुलाते हैं। लेकिन तभी डाजाई की नजर अपने हाथ के धागे पर पड़ती है और उसे अपने प्यार की याद आती है। क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो सच्चन? ये बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, मेरा नाम सच्चन नहीं है। और इससे पहले कि वो डाजाई को अपना नाम बताती, डाजाई वहां से जाने लगता है। सो अब वो कैट गर्ल भी डाजाई के पीछे जाने लगती है। और वहीं डाजाई को अब जिंदा रहने का एक रीजन मिल चुका है, इस दुनिया में अपने प्यार को ढूंढना। क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आया है तो उसका प्यार भी इस दुनिया में आया होगा। तुम इस दुनिया में कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और उसके बाद हम दोनों साथ में मरेंगे सच्चान। दूसरी ओर हम एनेट को देखते हैं, जो भगवान से दुआ कर रही थी, हे ईश्वर उस आदमी की हिफाजत करना और प्लीज हम दोनों को किसी दिन फिर मिलाना। लेकिन तभी इस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और डाजाई वहां आता है। डाजाई को देख एनेट का चेहरा फिर से खिल उठता है। लेकिन तभी डाजाई के साथ इस लड़की को देख एनेट को झटका लग जाता है, आखिर ये लड़की कौन है? लेकिन तभी डाजाई कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सच्चन है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? और ये बात सुन एनेट को सदमा ही लग जाता है, क्या एक और लड़की? और इसके बाद हम देखते हैं कि डाजाई और ये लड़की
एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और इन्हें एनेट से सचिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये लड़की कहती है, सेंसेई सबसे पहले हमें रॉथ के कैसल टाउन में जाना चाहिए। और जैसे ही वो डाजाई का हाथ पकड़ती है, कोई आकर उनके हाथों को अलग कर देता है और ये होती है एनेट। आखिर तुम दिन दहाड़े एक आदमी का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? वो कैट गर्ल कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी वो एनेट को देख कहती है, तुम सेंसेई से प्यार करने लगी हो, है ना? एनेट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस दूसरी दुनिया से आए कमजोर आदमी की मैं हिफाजत करूं। अच्छा, तो सेंसेई दूसरी दुनिया से आए हैं, इसीलिए वो इतने ताकतवर हैं। एनेट कहती है, वो जरा भी ताकतवर नहीं है, इसीलिए तो मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है। जिस पर कैट गर्ल कहती है, सेंसेई ने एक ट्री मॉन्स्टर से मेरी जान बचाई है। और ये बात सुन एनेट को सदमा लगता है। क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? तुम उसके इतने करीब आ गई। दूसरी ओर डाजाई को एक कॉफिन मिलती है जो कि काफी आरामदायक थी। मैं इस दुनिया में आने के बाद काफी थक चुका हूँ, इसीलिए अब मैं सोने वाला हूँ। जब हम टाउन में पहुँच जाएं तो मुझे जगा देना। गुड नाइट एनेट। तामा। हे, तुम तामा किसे कह रहे हो? मेरा नाम। लेकिन उसके नाम बोलने से पहले ही डाजाई कब्र बंद कर देता है और यहाँ एनेट कहती है, उसने मेरा नाम सही से लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनेट डाजाई वाली कॉफिन को खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है। और आखिर में खूबसूरत शाम के वक्त एक महल में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसकी आंखों में उदासी थी। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तामा और एनेट डाजाई वाली कॉफिन को खींचकर ले जा रही थीं, लेकिन वो कॉफिन बहुत ज्यादा भारी होती है, जिस वजह से तामा चिल्लाकर कहती है, हे सेंसेई, क्या आप चलकर नहीं आ सकते? लेकिन तामा को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस वजह से उसे लगता है कि कहीं सेंसेई चल तो नहीं बसे। एनेट बताती है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ा आराम कर रहा है। वैसे हम जल्द ही कैसल तक पहुंच जाएंगे तामा। जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम तामा नहीं है। वहीं दूसरी ओर डाजाई अपने प्यार को याद करते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें ढूंढूंगा सचिन। लेकिन इसके अगले सीन में डाजाई की कॉफिन खुलती है क्योंकि ये सभी कैसल टाउन ऑफ रॉथ में पहुंच चुके हैं। और ये सब देख डाजाई कहता है, हाँ, दूसरी दुनिया ये इतनी बुरी भी नहीं है। तभी एनेट कहती है, सबसे पहले हमें किंग से मिलने के लिए जाना चाहिए। अगले सीन में हमें कैसल रॉथ दिखाया जाता है, जहां हम किंग ऑफ रॉथ, थॉमस और उनकी बेटी प्रिंसेस चार्लोट को देखते हैं। और वो इन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों अपनी यात्रा से थक गए होगे, आज रात यहीं आराम कर लो। ये बात सुन तामा और एनेट कहती हैं, महाराज आप कितने दिलदार हैं। लेकिन महाराज कहते हैं, तुम तीनों रुक तो सकते हो, लेकिन बदले में तुम तीनों को मुझे अपने सफर के किस्सों को सुनाना होगा। डाजाई कहता है, क्या आप जानना चाहेंगे कि कॉफिन के अंदर सोना कैसा लगता है? ये बात सुन किंग घबरा जाते हैं। इसी वजह से तभी एनेट कहती है, महाराज प्रिंसेस चार्लोट कितनी खूबसूरत हैं, है ना? वो कहते हैं, हाँ हाँ, और जल्दी इसकी शादी होने वाली है। शायद मुझे उस बारे में तुम तीनों से सलाह लेनी चाहिए। और तभी महाराज वहाँ कुछ लोगों को बुलवाते हैं, जिसके बाद महाराज उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हैं वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रेल ओटो और ये वॉरियर गोमेज। डार्क लॉर्ड की बुराई की वजह से हमारे राज्य में मॉन्स्टर्स के हमले बढ़ते जा रहे हैं और अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैंने ये तय किया है कि इन दोनों में से एक चार्लोट का पति और अगला राजा बनेगा। लेकिन चार्लोट ने अब तक इन दोनों में से किसी को नहीं चुना, इसीलिए मैं तुम तीनों से पूछता हूँ, इन दोनों में से चार्लोट के लिए सूटेबल हस्बैंड कौन रहेगा? डाजाई कहता है, मुझे नहीं पता, यह आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे नहीं लगता इस बारे में आपको हमसे पूछना चाहिए, जिनसे आप बस आज ही मिले हैं। आपकी ऐसी हरकतें देख मुझे नहीं लगता कि आप राजा बनने के लायक हैं। और ये कहने के बाद डाजाई वहाँ से जाने लगता है और डाजाई की बात का राजा को सदमा लगता है, जिस वजह से तामा और एनेट राजा से माफी मांगने लगती हैं।
सेंसेई दूसरी दुनिया से आए हैं, इसीलिए वो नहीं जानते कि राजा से किस तरह बात की जाए। लेकिन ये बात सुन चार्लोट की नजरें डाजाई पर आकर थम जाती हैं। इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि डाजाई अभी भी जाग रहा था। सो तभी एनेट उससे पूछती है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? डाजाई कहता है, मैं आज तक कभी चैन की नींद नहीं सोया। अब ये बात सुन एनेट डाजाई से पूछ लेती है, आखिर ये सच्चन है कौन? लेकिन डाजाई के कुछ कहने से पहले ही अचानक ही डाजाई के बिस्तर में से एक पूंछ निकलती है और अगले ही पल में एनेट डाजाई के ऊपर से चादर हटाती है। दोस्तों, तामा कुछ इस तरह डाजाई के बिस्तर पर सो रही है, इसीलिए एनेट तकिया मारकर उसे जगाती है। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तामा कहती है, मैं एक बिल्ली हूँ और बिल्लियों को गर्म जगह पसंद होती है, और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे सेंसेई के साथ में सोने से रोकने वाली? वहीं इनके झगड़े के बीच डाजाई उस कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद डाजाई ये खूबसूरत नजारा देखता है जो किसी के भी दिल को भा जाए। वैसे चार्लोट पहले से ही इस नजारे को देख रही थी। सो तभी डाजाई उसके पास आता है और ये दोनों साथ में इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने लगते हैं। लेकिन तभी डाजाई कहता है, ये नजारा देख मुझे मरने का मन कर रहा है। ये बात सुन चार्लोट कहती है, क्या आप इतने ज्यादा परेशान हो कि आप मरना चाहते हो? वो कहता है, मुझसे ज्यादा परेशान तो तुम लग रही हो। अब ये बात सुन चार्लोट कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों में से किसे चुनूं। गोमेज को हमारे राज्य में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोल्जर बन चुके हैं और वो बहुत अच्छे से हमारे राज्य की हिफाजत भी कर पाएंगे, और शायद इसी वजह से मुझे उन्हें चुनना चाहिए। लेकिन ऑटो मेरे बचपन का दोस्त है। मैं जब भी उदास होती थी वो मेरे पास आकर मुझे उसके लिखे गाने सुनाया करता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डाजाई कहता है, सच में तुम अपने पिता की बहुत परवाह करती हो, ना कि मेरी तरह। मैंने कई मर्तबा सुसाइड करने की कोशिश की है और कभी भी अपने पिता और परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि मुझे अपनी जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। तुम्हें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर तुम चाहती क्या हो। और ये कहने के बाद डाजाई वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये तीनों फिर से महाराज के सामने आते हैं। महाराज बताते हैं कि आखिरकार चार्लोट ने अपने जीवन साथी को चुन लिया है। एनेट को लगता है कि चार्लोट ने गोमेज को चुना है और तामा को लगता है कि उसने ऑटो को चुना है। तभी महाराज चार्लोट को उस आदमी के सामने जाकर खड़े होने को कहते हैं जिसको उसने चुना है, और अब उस आदमी की ओर जाते हुए चार्लोट कहती है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस आदमी के साथ सुसाइड करूंगी। वो डाजाई का हाथ थाम लेती है, जो देख महाराज के साथ बाकी सब के भी होश उड़ जाते हैं, और एनेट को तो इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वहीं गिर जाती है। लेकिन तभी चार्लोट कहती है, तुमसे बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब भी मेरी उदासी में ऑटो मेरे पास आकर मुझे गाने सुनाता था तो मुझे याद आया कि वो हर दिन आकर गाने सुनाता था, और कल रात भी वो वहीं कोने में गाने गा रहा था। वो तो सिर्फ अपने गाने किसी को सुनाना चाहता था, और मैं मिस्टर गोमेज से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि उनमें से बदबू आती है। तभी महाराज कहते हैं, चार्लोट बेवकूफों जैसी बातें मत करो। जिस पर वो कहती है, आप बेवकूफ हो पिताजी, आप मेरी मर्जी जाने बिना मेरी शादी किसी के साथ कैसे तय कर सकते हैं? इस आदमी के अलावा मेरी भावनाओं की किसी ने कद्र नहीं की, सिर्फ तुमने मुझसे मेरी मर्जी पूछी। ये बात सुन डाजाई कहता है, अच्छा तो तुम इस वजह से शादी ना करके मेरे साथ सुसाइड करना चाहती हो। लेकिन तभी गोमेज वहाँ कहता है, तो राजकुमारी तुम्हें मुझ में से बदबू आती है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि गोमेज किसी मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। दोस्तों, असल में गोमेज एक माइनोटॉर मॉन्स्टर होता है, डार्क लॉर्ड का गुलाम, और वो कहता है, मैं इस राज्य का राजा बनकर इसे हथियाना चाहता था ताकि डार्क लॉर्ड को खुश कर सकूं। लेकिन राजकुमारी को मेरी सच्चाई पता चल गई। लेकिन राजकुमारी कहती है, मुझे इसकी सच्चाई पता नहीं थी, मुझे तो इसमें से सिर्फ बदबू आती थी। ये बात सुन गोमेज को खुद पर शर्म आती है कि उसने बेवजह ही अपनी असलियत सबको बता दी। लेकिन इसके बाद वो इन सबको मारने का डिसाइड करता है। वहीं तामा एनेट को जगाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर जब कुछ सोल्जर्स गोमेज पर हमला करने के लिए जाते हैं तो गोमेज उन्हें एक ही बार में दूर फेंक देता है, और तभी तामा भी बाल बाल खुद को और एनेट को एक बड़े पत्थर से बचा लेती है
और इसके बाद तामा गोमेज में जाकर एक लात मारती है और कहती है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। क्योंकि दोस्तों तामा लेवल 14 की एक मार्शल आर्टिस्ट होती है और यहाँ ऑटो भी गाना गाकर तामा की मदद करने का फैसला करता है। लेकिन उसके गाना गाने से भैया होता तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ डाजाई को वो गाना पसंद जरूर आता है। और तभी जब गोमेज तामा पर हमला करने के लिए आता है तब तामा उसके हमले से बचकर उसमें एक और किक मारती है और इसके बाद एक मुक्का। लेकिन गोमेज बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जिस वजह से तामा को थोड़ी चोट भी आ जाती है। दोस्तों गोमेज के सींग बहुत ही ज्यादा पैने होते हैं और इसके बाद गोमेज अपनी पूरी ताकत से तामा पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी डाजाई उसे रोक कर कहता है, ओह पहले क्या तुम हम दोनों को मार सकते हो? अपने बेवकूफ पिता से बचने के बाद प्रिंसेस मेरे साथ मरना चाहती हैं। ये सब सुन महाराज कहते हैं, अरे ये आदमी बोल क्या रहा है? लेकिन तभी गोमेज कहता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी किए देता हूँ। तुम दोनों को मारने के बाद मैं इस राजा को मारकर इस पूरे राज्य में आग लगा दूंगा। सारे लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। डाजाई कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हमारी ख्वाहिश तो सिर्फ मरना है ना राजकुमारी चार्लोट? और अगले ही पल में गोमेज इन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक चार्लोट अपने मरने का इरादा बदल लेती है क्योंकि वो जिंदा रहकर इस राज्य के लोगों की हिफाजत करना चाहती है। ये सुन डाजाई चार्लोट को दूर धक्का देकर कहता है, मैं जानता था राजकुमारी तुम बहुत अच्छे दिल की हो, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं मरोगी। और जैसे ही चार्लोट दूर गिरती है तभी एनेट डाजाई के सामने एक बैरियर लगा देती है जिससे गोमेज का हमला डाजाई को छू तक नहीं पाता। और अब एनेट कहती है, जब तक मैं उसके साथ हूँ कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। और तभी अचानक गोमेज के दोनों सींग टूट जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर तामा उस पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और इस हमले की वजह से गोमेज दीवार को तोड़ता हुआ नदी में जाकर गिरता है, जिसके बाद ये दोनों चैन की सांस लेती हैं। और तामा यहाँ कहती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया एनेट। वो कहती है, नहीं बचाया तो तुमने है मुझे तामा। और इनकी दोस्ती के नाम ऑटो एक गाना गाने लगता है। लेकिन तभी महाराज चार्लोट से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ ना सका, मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं, मुझे माफ कर दो चार्लोट। सो अब चार्लोट कहती है, पिताजी अब से हम दोनों मिलकर इस राज्य को और अपने रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। और इसके बाद महाराज चार्लोट को गले लगा लेते हैं। वैसे इस सब नजारे के बीच डाजाई कहता है, मैं फिर से मर नहीं सका। अब अगले सीन में जब इस राज्य पर मॉन्स्टर्स हमला करते हैं तब हर एक चीज का नेतृत्व प्रिंसेस चार्लोट करती है एक नई राजा बनकर, और सारे सोल्जर्स उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं। एक नई काफी छोटी उम्र की रानी क्वीन चार्लोट। दूसरी ओर तामा और एनेट डाजाई की कब्र को खींचकर ले जा रही थी चार्लोट के बारे में बातें करते हुए। उसका आगे का सफर बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। सो तभी कब्र में से आवाज आती है, ये उसका खुद का फैसला है, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बाहर निकल कर कहता है, कुछ भी कहो, मरती हुई लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होकर सब कुछ संभालती हैं वो भी अपने अंदाज में बहुत खूबसूरत होती हैं। वैसे ये आसमान भी कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों एनेट और तामा को चढ़ाई वाली जगह पर डाजाई की कब्र को खींचने में काफी दिक्कत हो रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम एनेट और तामा को देखते हैं जो काफी देर से डाजाई की कब्र लेकर आगे बढ़ रही थी और इसीलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाती हैं। और इसके बाद एनेट डाजाई को खाने के लिए ब्रेड देती है, लेकिन डाजाई कहता है, क्या तुम्हारे पास बॉइल्ड टोफू नहीं है? अब एनेट को पता नहीं होता कि आखिर ये क्या होता है, इसीलिए वो इस नाम को अपनी किताब में लिख लेती है ताकि अगले टाउन में वो डाजाई के लिए इस खाने को खरीद ले। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तीनों तामा के होम टाउन ग्रुन की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले एनेट ज़ुइटेन टेम्पल जाने की बात कहती है। तामा कहती है, ठीक है, लेकिन वहाँ क्यों? सो एनेट बताती है कि दूसरी दुनिया से लोग इस दुनिया में 4 मंदिरों में आते हैं
और इसके बाद वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन डाजाई डीमन लॉर्ड को हराना नहीं चाहता, बल्कि सच्चन को ढूंढना चाहता है। इसीलिए इन्हें उन 4 मंदिरों से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन तामा इस बात से परेशान हो जाती है कि ये चारों टेम्पल दुनिया के कोने में हैं, यानी कि चारों टेम्पल में जाने के लिए इन्हें पूरी दुनिया घूमनी होगी। और वैसे एनेट नहीं चाहती कि डाजाई डार्क लॉर्ड से लड़े, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये बात सुन तामा कहती है, एनेट तुम सेंसाई से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, है ना? वो कहती है, नहीं, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझ में एक नई जान डाली है। लेकिन बेचारी एनेट का इस बात से दिल टूट जाता है कि अगर ये सच्चन डाजाई की लवर निकली तो। यहाँ तामा कहती है, अपने होम टाउन पहुँचने तक मैं भी तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन इस बात से एनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो डाजाई के साथ अकेले रहना चाहती है। लेकिन टामा पूछती है कि तुमने टेम्पल के अपने काम को छोड़ दिया है, तो क्या तुम्हें ज़ुइटेन टेम्पल में घुसने दिया जाएगा? वो बताती है, ज़ुइटेन टेम्पल की हेड प्रीस्ट उसकी काफी अच्छी दोस्त है, और इसके अलावा उसने अपने फैमिलियर के जरिए अपने रेजिग्नेशन लेटर को डिलीवर कर दिया है। और इसके बाद हमें एनेट का फैमिलियर देखने को मिलता है, एक चमगादड़ जो डाजाई का खून पी रहा था। इसके बाद एनेट अपने फैमिलियर से पूछती है, तुमने मेरे रेजिग्नेशन लेटर को डिलीवर कर दिया है ना? लेकिन तभी वो अपने मुंह में से एनेट का रेजिग्नेशन लेटर निकालता है, जिस वजह से एनेट अपने फैमिलियर को गुस्से में फेंक देती है। लेकिन तभी डाजाई उस फैमिलियर से कहता है, तुम काफी वफादार हो जो अपने मास्टर तक वापस लौटे, तुम्हारा नाम मेलॉस है। डाजाई की बातें सुन वो फैमिलियर खुशी के मारे उछलने लगता है। लेकिन इसके बाद डाजाई फिर से अपनी कब्र में लेट जाता है। वहीं एनेट दुखी थी क्योंकि उसका रेजिग्नेशन लेटर हेड प्रीस्ट के पास नहीं पहुंचा। लेकिन तभी अचानक मेलॉस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगले ही पल में इनके पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन को इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है। लेकिन इन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर एक ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है। और तभी अचानक इनके पीछे एक लड़की आ जाती है, और इसके बाद वो इस ड्रैगन की ओर जाने लगती है और उसे सहलाने लगती है, जो देख इन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। दोस्तों, उस लड़की ने इस ड्रैगन को अपना पालतू बना लिया है। तभी वो लड़की कहती है, इस इलाके में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसीलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी डाजाई कब्र से बाहर आकर कहता है, क्या खाना खाने का वक्त हो गया? तभी ये दोनों कहती हैं, डरना मत, ये ना दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है, वो अपना कोट उतार कर कहती है, मैं इसे मार दूंगी। दोस्तों, ये लड़की भी एक ड्रैगन होती है और ये दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को मारती है। और इसके बाद ये लड़की अपनी पावर को रिलीज करते हुए एक स्पेल कास्ट करती है। लेकिन उसके हमले से बचने के लिए एनेट अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है। लेकिन उस लड़की का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि एनेट का बैरियर टूटने लगता है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तामा और एनेट वहीं जमीन पर पड़े होते हैं। वहीं वो लड़की उनकी ओर आ रही थी, जिस वजह से ये दोनों डाजाई को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। लेकिन तभी वो लड़की इन पर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके इन्हें दबाने लगती है, और अचानक ही उस लड़की के गले में एक मार्क अपीयर होता है, जिसे देख एनेट समझ जाती है ये लड़की ही द रेथफुल डीमन लॉर्ड है। और इसके बाद ये डीमन लॉर्ड एक और हमला करने ही वाली थी कि तभी डाजाई कहता है, तुम सिर्फ दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को मारती हो, है ना? लेकिन ये दोनों तो इसी दुनिया की हैं, और तुम्हारा असली ओपोनेंट तो मैं हूँ, और मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अगले ही पल में वो डीमन लॉर्ड अपने हाथ को डाजाई के आर पार कर देती है, जिसके बाद डाजाई वहीं गिर जाता है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड यहाँ से जाने लगती है, और डाजाई को मरा पड़ा देख एनेट और तामा भी वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। लेकिन तभी डाजाई खड़ा होकर कहता है, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत नफरत है, और नफरत की वजह से कई दफा हम दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी कई दफा ऐसा हुआ है। नफरत की वजह से मैंने खुद पर से कई मर्तबा काबू खोया है, और शायद तुम्हारे साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकता हूँ।
क्या तुम मुझे इस दर्द की वजह बता सकती हो? ये बातें सुन डीमन लॉर्ड अपने ड्रैगन को इशारा करती है और इसके बाद उस पर बैठकर वहां से जाते हुए कहती है, आखिर वो आदमी है कौन? और दोस्तों, डीमन लॉर्ड का नाम वॉल्डेलिया है। वहीं डाजाई जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद हमें डोनर स्टैग रीजियन में ज़्वीटन टेम्पल दिखाया जाता है। टेम्पल का कोई दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की उस दरवाजे को खोलती है। हम देखते हैं कि मेलोस एक चादर का रूप लेकर इन तीनों को अपने ऊपर बैठाकर यहाँ ले आया था। और जैसे ही ये लड़की एनाट को देखती है, उसके पास जाकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना एनाट? लेकिन एनाट कहती है, प्लीज उसकी मदद करो। जिसके बाद वो लड़की टेम्पल में मौजूद सभी प्रीस्ट को बुलाती है ताकि इन सभी के जख्मों को ठीक किया जा सके। अगले दिन हमें इस टाउन के बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डाजाई एक जहर की बोतल खरीदता है जो बहुत ज्यादा जहरीली होती है, लेकिन वो उसे खुद ही पी लेता है। और ऐसा उसने इसी वजह से किया है क्योंकि पूरी तरीके से रिकवर हो जाने की वजह से उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। सो तामा उस पर गुस्सा करने लगती है। वहीं एनट अपनी दोस्त के साथ बात कर रही है। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया आशा। वैसे क्या तुम्हें किसी दूसरी दुनिया से आई सच्चन नाम की किसी लड़की के बारे में पता है? आशा कहती है, नहीं, वो हमारे टेम्पल में नहीं आई। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम एक दूसरी दुनिया से आए आदमी के साथ क्यों घूम रही हो? जैसे ही मैंने सुना कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, मुझे इस बात से काफी अच्छा लगा क्योंकि तुम इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही प्योर थी। लेकिन अब तुम एक दूसरी दुनिया से आए आदमी के साथ घूम रही हो। दूसरी दुनिया से आने वाले लोग अच्छे दिल के नहीं होते। भगवान से उन्हें जो ताकतें मिलती हैं वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए होती हैं, लेकिन वो उन ताकतों का इस्तेमाल अपने मजे के लिए करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आकर कहता है, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो, मुझे ये आकर बताओ जरा। उसको इग्नोर करते हुए आशा कहती है, तुम उसके साथ घूमना बंद करो, समझी एनट? लेकिन तभी वो आदमी कहता है, मैं जितना चाहे उतना इस दुनिया के पैसे को बना सकता हूँ जिससे तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। लेकिन तभी आशा उन पैसों को उसी के मुंह पर मार देती है, जिस वजह से वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और आशा कहती है, देखा, दूसरी दुनिया से आए लोग ऐसे होते हैं। एनट कहती है, लेकिन डाजाई बाकी सबसे अलग है। वो कहती है, नहीं, मैं उसे देखकर बता सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। सो एनट कहती है, नहीं, डाजाई ने मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है। तभी डाजाई एनट के पास आकर उससे एक ड्रग खरीदने के लिए पैसे मांगता है और वो खुशी खुशी उसे पैसे दे देती है, जो देख आशा को यकीन हो जाता है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए सच में खतरनाक है। इसके बाद आशा कहती है, वैसे इसे देखकर लगता नहीं कि इसके पास कोई खास काबिलियत होगी। एनट बताती है कि डाजाई के पास तो कोई काबिलियत ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डालकर डीमन लॉर्ड का सामना किया। लेकिन तभी आशा कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? द रेथफुल डीमन लॉर्ड 7 दिन पहले ही एक दूसरी दुनिया के हीरो से हार चुका है। और इसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजगद्दी पर डीमन लॉर्ड की लाश होती है। और इसके बाद हम डीमन लॉर्ड वॉल्डेरिया को देखते हैं, जो असली डीमन लॉर्ड की बेटी है। दूसरी ओर एनट जब ये बात तामा को बताती है, तब उसे तो यकीन ही नहीं होता कि डीमन लॉर्ड हार चुका है। लेकिन एनट यहाँ खुश होती है क्योंकि अब इनकी दुनिया में शांति फिर से लौट आएगी। लेकिन तभी टामा पूछती है कि अगर डीमन लॉर्ड 7 दिन पहले हार चुका है, तब वो कौन थी? और इसके अलावा डाजाई भी इस दुनिया में 7 दिन पहले ही आया था। लेकिन डीमन लॉर्ड के हार जाने के बाद भी डाजाई इस दुनिया में लाया क्यों गया? दूसरी ओर डाजाई काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है, मैं वो शख्स हूँ जो अपनी जिंदगी एक कलम और कागज के बीच गुजारता था। तामा पूछती है, आपको क्या हो गया अब? वो बताता है, मैं इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया से रिलेटेड कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी अच्छा नहीं लिख पा रहा। ये बातें सुन एनट पूछती है, क्या आपने हमारी पहली मुलाकात के बारे में भी कुछ लिखा है? वो बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा है एनट। और इस बात से एनट को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डाजाई कहता है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो तो उसे लिखने में मजा आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हो। सो एनट सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम सभी टाउन में घूमने को चलें। और टाउन में आने के बाद एनट डाजाई के लिए ये आर्मर खरीदती है, सिल्वर आर्मर। और इस आर्मर की खास बात यह है कि ये मैजिक स्पेल्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि जब भी डाजाई पर कोई हमला होगा तो उस हमले का उस पर कोई असर होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, डाजाई के लिए आर्मर बहुत बड़ा होता है। और इसके बाद एनट डाजाई को इस आर्मर का हेड भी पहना देती है।
अब बेचारा डाजाई बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि एनेट और तामा शायद से कुछ खरीदने के लिए चली गई हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ से आशा गुजरती है और वो डाजाई को उस आर्मर में देखकर हैरान हो जाती है। वैसे डाजाई को देख वो कहती है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, दूसरी दुनिया से आया आदमी अब से एनेट मेरे साथ रहेगी। वो दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेती है और एक दिन यही भरोसा उसके दुख का कारण बनेगा। इसीलिए उसकी दोस्त होने के नाते मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकती। सो डाजाई कहता है, इस बात का फैसला एनेट खुद करेगी कि वो मेरे साथ आना चाहती है या नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो एक पिंजरे में कैद होकर जिए। सो आशा कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं है। लेकिन तभी अचानक उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसके आसपास कुछ भेड़िए होते हैं और इसके साथ वो आदमी भी होता है जिसे आशा ने मारकर भगा दिया था। और ये आदमी यहाँ जनता से कहता है, ये दूसरी दुनिया से आया वो हीरो है जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएगा, लॉर्ड सुजुकी। और अब सुजुकी कहता है, मेरी बात सुनो गाँव वालों, कुछ दिन पहले डीमन लॉर्ड हार चुका है कुछ हीरोज के द्वारा। अब इस दुनिया में चारों ओर शांति होगी। ये बातें सुन पूरी जनता खुशी के मारे उछलने लगती है। लेकिन तभी सुजुकी कहता है, तुम सभी को तुम्हारी खुशी लौटाने वाला कौन है? हम दूसरी दुनिया से आए हीरोज। हम अपनी जान खतरे में डालकर तुम सभी की हिफाजत करते हैं। इसी वजह से अब एक नए दौर का आरंभ होगा, एक ऐसा दौर जिसमें इस दुनिया पर दूसरी दुनिया से आए हीरोज का राज होगा। तभी ये मोटा कहता है, और इस टाउन पर राज करेंगे हमारे लॉर्ड सुजुकी, इसीलिए इनके सामने झुको। अब जनता को तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन तभी ये मोटा कहता है, लॉर्ड सुजुकी वो रही वो एल्फ जिसने मेरे खिलाफ हिंसा की। सो अब सुजुकी उसकी ओर जाने लगता है, तुमने दूसरी दुनिया से आए एक हीरो के खिलाफ हिंसा की? एनेट कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये बस एक गलतफहमी है। लेकिन तभी सुजुकी एनेट के सिर पर हाथ रखता है और मुस्कुराता है और इसके बाद वो एनेट पर अपनी पेट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से एनेट की आत्मा एक पिंजरे में कैद हो जाती है और अब एनेट वहीं गिर जाती है। एनेट की आंखें काली पड़ चुकी हैं, जिस वजह से टामा इस मोटे से पूछती है, तुमने एनेट के साथ क्या किया? मोटा बताता है, लॉर्ड सुजुकी की स्किल पेट किसी को भी उनका गुलाम बना लेती है, यानी कि अब एनेट सुजुकी की गुलाम बन चुकी है। जो देख तामा गुस्से में इस मोटे को मारने ही वाली थी कि तभी सुजुकी उसके सिर पर भी हाथ रखकर उसे भी अपना गुलाम बना लेता है। चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर, मेरी स्किल सबको मेरा गुलाम बना लेती है। लेकिन तभी आशा उसे आकर रोकती है, मैंने कभी तुम्हें अपनी स्किल का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना नहीं सिखाया, तुम फिर भी मासूम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। सो अब बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। सो अब सुजुकी कहता है, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे टाउन को तबाह कर दूंगा और अपना एक नया साम्राज्य बनाऊंगा। जिसके बाद सुजुकी के पेट्स लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सब देख आशा सुजुकी को कमीना कहती है। वो कहता है, मुझे कमीना मत कहो, बल्कि मुझे हमारी पहली मुलाकात की तरह हीरो बुलाओ। वैसे मैं तुम्हारे चर्च का इस्तेमाल अपने कैसल के रूप में कर सकता हूँ। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुकी के पेट्स ने पूरे टाउन में आग लगा दी है, लोग डर कर भाग रहे हैं। और तभी अचानक तामा उस आर्मर पर हमले करने लगती है जिसमें डाजाई होता है। लेकिन तामा के हमले आर्मर पर कोई असर नहीं करते। सो डाजाई कहता है, एनेट ने सही कहा था, ये आर्मर मुझे हमलों से बचाएगा। लेकिन अगले ही पल में तामा बहुत जोर से एक मुक्का मारती है, जिस वजह से वो आर्मर टूट जाता है। लेकिन तभी एक टुकड़ा तामा के सिर में लगता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। और इसके बाद हमारा प्यारा डाजाई तामा को एक ड्रम में डाल देता है और उस पर लिख देता है, जंगली बिल्लियों से बच कर रहिए। लेकिन तभी अचानक वहाँ आशा आकर गिरती है। डाजाई उसे हेलो कहता है, लेकिन तभी आशा उससे कहती है, ये देखो, तुम्हारी ही तरह एक दूसरी दुनिया से आए आदमी ने ये सारी तबाही मचाई है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रहा है। लेकिन जब वो इस दुनिया में आया था तब वो ऐसा नहीं था, वो बहुत कमजोर और शर्मीला था। लेकिन तभी अचानक डाजाई इन बातों को अपनी बुक में लिखने लगता है। तुम्हारी ये बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, मैं उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकता हूँ। कहाँ है वो?
आशा बताती है कि वो चर्च की ओर गया है। सो अब दासाई वहाँ जाने लगता है, लेकिन आशा कहती है तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन दासाई कहता है मुझे एक फीलिंग आ रही है कि अब जाकर मैं अपने मास्टरपीस को लिख पाऊंगा। उसकी बात सुन आशा कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद ये दोनों चर्च तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आशा फिर से दासाई से कहती है तुमने उसकी ताकत देखी है, तुम उसका सामना चाहकर भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम बिना किसी प्लान के अंदर जाओगे तो उसके बीस्ट तुम्हें चीर फाड़ देंगे। लेकिन तभी वो दासाई के हाथ में जहर की बोतल देखती है, जिस वजह से उसे लगता है कि दासाई इस जहर का इस्तेमाल सुजुकी के बीस्ट के खिलाफ करेगा। लेकिन दासाई तो उस जहर को पी लेता है, जो देख आशा दासाई से कहती है हम दोनों अंदर पीछे के दरवाजे से जाएंगे, यही सही रहेगा। लेकिन अचानक ही दासाई दरवाजे को खोल देता है। हेलो कोनिचिवा, और बेचारी आशा का पोपट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं, जहाँ एक गद्दी पर सुजुकी बैठा हुआ था। ओह, तो तुम इसे अपनी मदद के लिए लेकर आई हो। दासाई कहता है मैं यहाँ तुम्हारी कहानी को लिखने आया हूँ। जो सुन सुजुकी कहता है अच्छा, तो तुम हीरो सुजुकी की कहानी लिखने आए हो कि कैसे उसने दूसरी दुनिया को जीत लिया। दासाई कहता है नहीं, ये कहानी एक ऐसे आदमी की होगी जो अपनी औकात से ज्यादा ताकत पाकर बेकाबू हो गया। अब ये बात सुन सुजुकी अपने बीस्ट मॉन्स्टर्स को उठाते हुए कहता है तुमने हीरो की बेइज्जती करके गलती की है, जिसकी सजा मौत है। और अगले ही पल में सुजुकी के बीस्ट दासाई पर हमला कर देते हैं। सो दासाई की मदद करने के लिए आशा आ जाती है। वो अपने मैजिक से उन बीस्ट को वहीं खत्म कर देती है, लेकिन एक बीस्ट उस पर हावी होने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर दो बीस्ट दासाई पर फायर बॉल अटैक करते हैं। लेकिन अचानक ही दासाई के सामने सिल्वर आर्मर का हेड आ जाता है, जिससे डिफ्लेक्ट होकर वो फायर बॉल अटैक वापस इन्हीं में आकर लगता है और इस हेलमेट के अंदर होता है मेलोस। दासाई उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन यहाँ ये मोटा अब दासाई से घबराने लगता है। सुजुकी कहता है शांत रहो, क्योंकि अभी भी मेरे पास ये ग्रेट वुल्फ है। और इसके बाद ये वुल्फ दासाई के ऊपर हमला कर देता है और उसमें अपने दांत कड़ा देता है। लेकिन अगले ही पल में दासाई की बॉडी में मौजूद जहर इस वुल्फ के अंदर आने लगता है, जिस वजह से वो वुल्फ वहीं गिरकर मर जाता है। और ये देख कि एक हाई वुल्फ कितनी आसानी से मर गया, ये मोटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से डरकर भाग जाता है। वहीं आशा दासाई के जख्म को ठीक करने लगती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सुजुकी हार नहीं मानता और अपने ट्रम्प कार्ड एनेट को बाहर निकालता है। एनेट की हालत देख आशा भी घबरा जाती है और अब सुजुकी कहता है इन दोनों को खत्म कर दो। और इसके बाद एनेट एक खंजर निकाल लेती है और अगले ही पल में आशा के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से आशा काफी दूर फेंक जाती है। और इसके बाद वो दासाई से कहती है हमें यहाँ से भागना होगा, इस वक्त हम एनेट का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी दासाई आगे बढ़ते हुए कहता है एनेट इतनी भी कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। सो सुजुकी कहता है जो कोई भी एक बार मेरी स्किल पैड के कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद उसका फिर से होश में आना नामुमकिन है। अब ये लड़की जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी। दासाई एने के करीब आकर कहता है इस बात का फैसला ये खुद करेगी, ना कि तुम। मैं जानता हूँ एनेट, तुम कोई ऐसा परिंदा नहीं हो जो एक पिंजरे में कैद रहोगी। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि एनेट का एक हाथ दासाई पर हमला करने से उसे रोक रहा था, जो देख सुजुकी कहता है ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से उसे खत्म कर दो। लेकिन तभी हम एनेट को देखते हैं, यानी उसकी आत्मा, जो हमेशा से एक अंधेरी जगह में एक पिंजरे में कैद रहती आई है। लेकिन दासाई ने उसकी जिंदगी में आकर उसे आजादी और रोशनी दोनों दी हैं। और अगले ही पल में एनेट उस खंजर को अपने ही पैर में मार लेती है और सुजुकी की कैद से आजाद हो जाती है। और इसके बाद दासाई उसे थाम लेता है और आशा से एनेट के जख्मों को ठीक करने को कहता है, जिसके बाद आशा एनेट के जख्म को हील करने लगती है। और वहीं सुजुकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की उसकी कैद से बाहर आ गई, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे उसी खंजर को उठाता है और खुद को उससे खत्म करने ही वाला था कि तभी एक हाथ उसे ऐसा करने से रोक देता है। और ये होता है दासाई। दासाई के हाथ से खून बहने लगता है और वो कहता है मैं अभी तुम्हें मरने नहीं दे सकता, चलो
अब मुझे अपनी कहानी बताओ। लेकिन यहाँ सुजुकी बहुत घबराया हुआ होता है और अचानक ही हमें सुजुकी की कहानी बताई जाती है, जहाँ उसकी क्लास के बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। वो उसके पैसे छीनकर उसे मारते थे। उसकी जिंदगी हमेशा से ऐसी थी। उससे ताकतवर हर एक शख्स उसे अपना गुलाम बनाता था। उसने अपनी ऐसी जिंदगी को कई दफा खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन कभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई। और एक रात घर जाते हुए रास्ते में एक शराबी उसे धक्का देकर उसी पर चिल्लाने लगता है और बेचारे सुजुकी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक ट्रक आकर उसमें टक्कर मार देता है, जिसके बाद वो आशा के मंदिर में दूसरी दुनिया में पहुंचता है और वो उसे बताती है कि उसे एक हीरो बनने के लिए चुना गया है और उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल डीमन लॉर्ड को हराने के लिए करना होगा। जिसके बाद सुजुकी हिम्मत करते हुए कुछ मॉन्स्टर्स को अपना पेट बनाता है और अपने पेट्स की मदद से वो दूसरे बुरे मॉन्स्टर्स से फाइट भी करता है और अपनी ताकत से वो काफी खुश होता है। लेकिन जब वो टाउन में आता है तब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और उसकी बुराई करने लगते हैं। और जब रास्ते में कोई उससे टकराता है तब वो उस पर ही चिल्लाता है, जिस वजह से उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है। और इसके बाद से ही सुजुकी बुरा बनने लगता है, क्योंकि चाहे वो दुनिया हो या ये दुनिया, हर कोई उस पर अपनी ताकत दिखाता है। इसीलिए अब वो भी इस दुनिया पर अपनी ताकत दिखाएगा। और अब प्रेजेंट में वो कहता है, चाहे मैं किसी भी दुनिया में चला जाऊं, मैं बस एक कमजोर और बेवकूफ लड़का रहूंगा। लेकिन तभी डासाई कहता है, तुम पर लिखी मेरी कहानी पूरी हुई। एक ऐसे दुखी लड़के की कहानी जो दूसरी दुनिया में आने के बाद भी कुछ नहीं कर सका, ना ही एक हीरो बन सका और ना ही एक विलन। और ये सब हुआ उसके खुद की कमजोरियों की वजह से। मैं इस कहानी को नाम दूंगा नो लॉन्गर हीरोइक नहीं। और इसके बाद वो अपने खून से लिखता है, इसका नाम होगा नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। और अगले ही पल में डासाई की किताब बहुत ग्लो करने लगती है और उस किताब के पन्ने फटकर सुजुकी को घेर लेते हैं। और डासाई कहता है, शुक्रिया सुजुकी, तुम्हारी बदौलत मैं एक ऐसी कहानी लिख सका जिससे मुझे सुकून मिला, लेकिन इसे एक मास्टरपीस नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद वो एक पेज को पकड़कर उसे फाड़ देता है और इसके बाद अगले ही पल में कुछ अजीब होता है। सुजुकी को घेरे हुए सारे पन्ने अचानक ही चलने लगते हैं और उसके नीचे एक सर्कल अपीयर होता है, जिसे देख आशा और एनेट कहती हैं कि अरे ये तो वो मैजिक सर्कल है जो तब अपीयर होता है जब दूसरी दुनिया से कोई आता है। लेकिन आखिर ये सुजुकी के नीचे क्यों अपीयर हो रहा है? और अगले ही पल में हम देखते हैं कि उस मैजिक सर्कल से बहुत तेज रोशनी निकलती है। और इसके बाद जब ये सब कुछ थमता है तब हम देखते हैं कि सुजुकी यहाँ से गायब हो चुका है। आशा को यकीन ही नहीं होता कि एक दूसरी दुनिया से आया शख्स अपनी दुनिया में वापस लौट गया। और तभी एनेट बताती है कि पहले डासाई की कोई ताकत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब उसकी स्किल दिखाई दे रही है, स्टोरी टेलिंग, जिसे देख आशा समझ जाती है कि ये एक ऐसी यूनिक स्किल है जो सिर्फ दूसरी दुनिया से आए लोगों के खिलाफ ही अपीयर होती है। इसका मतलब डासाई को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में दूसरी दुनिया के लोगों से लड़ने के लिए बुलाया गया है। लेकिन तभी डासाई वहाँ लेट कर कहता है, मैं फिर से एक मास्टरपीस नहीं लिख पाया। क्या मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिसके जरिए मैं एक मास्टरपीस लिख सकूं? वहीं दूसरी ओर सुजुकी के जाने से उसके टेम्ड बीस्ट फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और तामा भी उस डिब्बे में से बाहर निकलती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिर मैं इसके अंदर क्या कर रही थी? और इसके अगले सीन में हम डासाई को एक नई चमकती हुई कब्र में देखते हैं और ये कब्र उसने आशा से कहकर मंगवाई है। लेकिन इसके बाद वो एनेट से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद वो उससे कहती है, डासाई को इस दुनिया में एक बहुत ही जरूरी किरदार निभाने के लिए बुलाया गया है, जिससे इस दुनिया का भविष्य तय होगा। लेकिन तुम्हारे आगे का सफर बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अच्छे से सपोर्ट करो। ये बात सुन एनेट खुश होकर कहती है, हाँ मैं करूंगी। और इसके बाद एनेट और तामा फिर से डासाई को खींचने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन तभी आशा डासाई से पूछती है, क्या सुजुकी ऐसा इसीलिए बन गया था क्योंकि इस दुनिया ने उसे इतनी ज्यादा ताकत दी थी जितनी उसके काबू के बाहर थी? क्या वो फिर से अपनी दुनिया में जाकर वो दुख भरी जिंदगी जी रहा होगा? डासाई कहता है, इस दुनिया के सुजुकी द हीरो की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी अपनी दुनिया में उसकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी कहानी को मास्टरपीस बना पाता है या नहीं। वैसे ये सुनकर आशा मुस्कुराती है और इन तीनों को अलविदा करती है। वहीं आखिर में हम सुजुकी को उसकी दुनिया में देखते हैं, जो एक आदमी के पास आया था काम मांगने के लिए। वो आदमी पूछता है,
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया? लेकिन तभी अचानक सुजुकी को उसने जो किया वो सब याद आता है। सो तभी वो आदमी कहता है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, वैसे तुम कल से काम पर आ सकते हो। इसके बाद सुजुकी अपने घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में अचानक ही बर्फ गिरने लगती है और बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सोवरेन रिलीजियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के चर्च में हम देखते हैं कि अचानक ही आशा सम्मान होती है। उसके अलावा वहाँ पर एक और पुजारी था, इसका नाम वोल्फ है। आशा उससे कहती है, तुम फिर से शराब पी रहे हो? वो ये कहते हुए शराब पीने लगता है, मैं हमेशा ही शराब पीता हूँ। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम इंसानों के बीच रहती हो। मेरी जिंदगी तो किसी बुरे ख्वाब की तरह हो गई है, जहाँ मुझे हर वक्त ड्वार्फ्स के साथ डील करनी पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ एक और पुजारी जो कि एक गॉब्लिन होता है आकर कहता है, आपको किसी भी नस्ल के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुजारी वोल्फ कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप कोई एल्फ नहीं हैं, बल्कि पुजारी बनने वाले पहले गॉब्लिन हैं। जिस पर गॉब्लिन कहता है, हर एक जाति में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, जैसे कि एल्फ्स में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे कहलाने के लायक नहीं होते। उसकी ये बात सुन वोल्फ उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और उनकी इस बहस से आशा का दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ इस मंदिर के पुजारी कार्डिनल मिलर आते हैं। इसके बाद ये सभी एक साथ बैठ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। कार्डिनल मिलर ने इन सभी को यहाँ पर बुलाया होता है, लेकिन मीटिंग के शुरू होने से पहले ही वहाँ पर एक और पुजारन आती है, लेकिन सीढ़ियाँ उतरते वक्त वो वहीं गिर जाती है। लेकिन इसके बाद वो फिर से अपनी टोपी पहनती है और बाकी सबसे अपनी ऐसी हरकत की वजह से माफी मांगती है। मिलर बताते हैं कि ये एस्टन टेम्पल की नई पुजारन है और ये लड़की एनेट की रिप्लेसमेंट है। और वो सभी को बताती है, मेरा नाम एरिया है, मुझ में अनुभव की थोड़ी कमी है, इसीलिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। और वो बताती है कि उसके वहाँ रिपोर्ट करने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ये बताना भूल जाती है कि किंग ऑफ रॉथ की बेटी ने अब राजगद्दी संभाल ली है और इस वजह से वो मिलर से माफी भी मांगती है। इसके बाद ये गॉब्लिन बताता है, मैं एल्टॉन हूँ वियटन टेम्पल से और मेरे राज्य में चारों ओर सुख शांति बनी हुई है और इस वक्त हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। और इसके बाद ये बताते हैं, मैं हूँ वोल्फ ड्रीटन टेम्पल से और मेरे राज्य में पानी की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसे संभालने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। मिलर कहता है, मैंने सुना है कि वहाँ ड्वार्फ कुछ मांग कर रहे हैं। वोल्फ कहता है, वो सब फालतू की बातें हैं क्योंकि उनमें दिमाग ही नहीं है। और इसके बाद आशा कहती है, मैं स्वीडन टेम्पल से आशा और मेरे राज्य में कुछ दिन पहले एक दूसरी दुनिया से आया आदमी चारों ओर तबाही मचा रहा था और इस वक्त हम उस टाउन को फिर से बना रहे हैं जहां उसने तबाही मचाई थी। अब ये बात सुन मिलर कहते हैं, आज मैंने दूसरी दुनिया से आए लोगों के बारे में ही चर्चा करने के लिए ये मीटिंग रखी है। जैसा कि मैं तुम सभी को बता चुका हूँ कि कुछ दिन पहले दूसरी दुनिया से आए लोगों के एक ग्रुप ने डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया है और इसीलिए पॉप ने डिसाइड किया है कि दूसरी दुनिया से जुड़े वो समनिंग सर्कल जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लोगों को लाते हैं उन्हें अभी सील कर दिया जाएगा। ये सुन वोल्फ कहता है, अब हमें उन दूसरी दुनिया से आए लोगों को संभालने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन मिलर इन सबको बताते हैं कि जिन 7 दूसरी दुनिया से आए लोगों ने डीमन लॉर्ड को हराया था, अब उन्हीं ने डीमन लॉर्ड की गद्दी को हथिया लिया है और उन्होंने पॉप को एक मैसेज के जरिए बताया है कि अब से पूरी दुनिया पर उनका राज होगा। ये सुन आशा पूछती है, तो पॉप का क्या कहना था? मिलर बताते हैं कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगता था कि दूसरी दुनिया से आए लोग वो एंजल्स होते हैं जो हमारी दुनिया को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन बेचारा वो क्या जानता था कि दूसरी दुनिया से आए लोग दगाबाज निकलेंगे और इसीलिए अब ये कहने में कोई बुराई नहीं कि अब हमारा सामना दूसरी दुनिया से आए लोगों के खिलाफ होने वाला है। जिन 7 लोगों ने इस दुनिया को बचाया था, अब वही इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं और अब दूसरी दुनिया से आए लोगों ने तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। और डीमन लॉर्ड की बेटी वॉल्डेल्डिया जो डीमन लॉर्ड के कैसल से भाग निकली थी, हम उसे भी अनदेखा नहीं कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारी इस दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है और इस नए दौर में हमें अपनी दुनिया को बचाना होगा। वोल्फ कहता है, लेकिन हम इतनी सारी दिक्कतों का सामना कैसे करेंगे क्योंकि अब दूसरी दुनिया से आए लोग इनके दुश्मन बन गए हैं और इसी बात को लेकर हर कोई परेशान होता है। लेकिन तभी आशा को डाजाई की याद आती है जिसने किस तरह सुजुकी को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया था और इसीलिए वो कहती है, उन लोगों को हराने का एक रास्ता है,
मैं अपने राज्य में एक दूसरी दुनिया से आए आदमी से मिली थी और उसके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो दूसरी दुनिया से आए लोगों को उनकी दुनिया में वापस भेज सकता है। ये बात सुन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और तभी वहाँ एक शख्स आते हुए कहता है, क्या ये सच है आशा? और उसे देखते ही सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और ये आदमी आशा से कहता है, तुम मुझे उस आदमी के बारे में और बताओ। वहीं दूसरी ओर हमें डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है और हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो आसमान की ओर देखकर कोई गाना गुनगुना रही थी। सो तभी एक आदमी उससे कहता है, तुम फिर से अपने प्यार को याद कर रही हो? और इसके बाद वो आदमी शराब के प्यालों में शराब को डालते हुए कहता है, हमारे साथी अलग अलग राज्यों की ओर निकल चुके हैं और हम यहीं रहकर ये देखेंगे कि अब इस दुनिया के साथ क्या होता है। वैसे दोस्तों, यही लड़की सच्चन है, हमारे डाजाई का प्यार। वहीं दूसरी ओर डाजाई, तामा और एनेट शाम होते होते एक टाउन में पहुंच जाते हैं और ये तीनों आज रात यहीं रुकेंगे। और दोस्तों, डाजाई की कब्र को खींचने की वजह से तामा ने जो मेहनत की है उससे उसका लेवल 17 हो गया है, लेकिन इस बात से उसे कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती। लेकिन इसके बाद एनेट देखने लगती है कि यहाँ इन्हें रात गुजारने के लिए इन यानी कि होटल कहाँ मिलेगा। तभी एक लड़का उससे कहता है कि उसे इन उस ओर मिलेगी। वैसे क्या तुम तीनों ट्रैवलर्स हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जानकारी दे सकता हूँ जो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होगी। और इसके बाद वो इन दोनों को हीरो इंट्रोडक्शन सर्विस के बारे में बताता है, जहाँ दूसरी दुनिया से आए लोग उन लोगों की पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है और उनके सफर में वो हीरो उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन दूसरी दुनिया के हीरो ये शब्द सुनकर तामा के जहन में इन दोनों का ख्याल आता है। वो लड़का कहता है, जो सोचना है जल्दी सोचो, मैं तुम्हारी मुलाकात एक दूसरी दुनिया से आए शख्स से करवा सकता हूँ, बस 40,000 रुपए लगेंगे। और इतने पैसे देने के लिए एनेट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। सो तामा उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस पर एनेट कहती है, डाजाई की सुरक्षा के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो लड़का कहता है, इस आदमी की मौत के बाद भी तुम दोनों इसकी डेड बॉडी की हिफाजत करना चाहती हो, आप बहुत महान हो। लेकिन तभी डाजाई कब्र से बाहर आकर कहता है, माफ करना बच्चे, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और बस यही सुनकर वो लड़का बहुत डर जाता है। डाजाई कहता है, मैंने कहा ना मैं जिंदा हूँ। और तभी तामा उसे बताती है कि ये आदमी भी एक हीरो है। लेकिन वो लड़का कहता है कि हीरोज इतने डरावने नहीं लगते। और इसके बाद वो जल्दी से एनेट से पैसे लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरा नाम नीर है, मैं जल्दी तुम्हारे पास एक असली हीरो को लेकर आऊंगा। और इस बात से अब तामा तो खुश होती है कि अब इनकी पार्टी को एक हीरो ज्वाइन करेगा और इसी वजह से अब तामा को डाजाई की कब्र नहीं खींचनी पड़ेगी। लेकिन काफी रात हो जाने के बाद भी नीर वापस नहीं आता और इनके अंदर ये तीनों अभी भी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। इनकी मालकिन पूछती है, तुम लोग कमरा बुक करने वाले हो या नहीं? एनेट कहती है, हम किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डाजाई कहता है, वो लड़का अब वापस नहीं आने वाला। ये बात सुन इनकी मालकिन कहती है, कहीं तुमने नीर नाम के किसी लड़के को पैसे तो नहीं दिए? वो बताती है कि वो लड़का ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाकर उनके पैसे ले लेता है। बेचारी एनेट लुट गई, बर्बाद हो गई। वो औरत कहती है कि उसने आपको बेवकूफ बना दिया है, बेचारी एनेट। और इसी वजह से तामा एनेट को गहरी सांसें लेने को कहती है। लेकिन यहाँ डाजाई पूछता है कि आखिर ये नीर है कौन? वो बताती है, वो एक अनाथ लड़का है और वो दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लेकर अपनी जिंदगी गुजारता है और ऐसा कोई नहीं है जो उसको सही राह दिखा सके। कभी कभी तो मुझे उस पर बहुत दया आती है। अक्सर वो जिन हीरोज की बात करता है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि अगर हीरोज होते तब वो उसे बचाते। आखिर कब तक वो बच्चा ऐसी जिंदगी जीता रहेगा? और वहीं दोस्तों, हम नीर को देखते हैं जिसके पास एक तलवार होती है और शायद से वो उसकी बहुत अजीज थी। लेकिन तभी अचानक कोई आकर नीर को पकड़ लेता है और इसके बाद हम कुछ आदमियों को देखते हैं जिन्होंने नीर को अगवा कर लिया था और उसके सारे पैसे भी उससे छीन लिए थे। यहाँ नीर उनसे पूछता है, आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? एक आदमी कहता है, आखिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, कुछ सोचो। सो नीर कहता है, मेरे दूसरी दुनिया के दोस्त मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उसकी बातें सुन ये तीनों हंसते हुए कहते हैं, हम ही दूसरी दुनिया से आए हीरोज हैं। और अब उन्हें ऐसे देख नीर हक्का पक्का रह जाता है। यहाँ एक लड़के के पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार होता है जो एक ड्रैगन के स्किल्स को भी भेद कर रख सकता है। और इसके बाद ये मोटा नीर को पकड़ के कहता है, ये बच्चा एक चोर है
तो इसे क्या सजा दी जाए? चलो तुम्हें मौत की सजा देते हैं ताकि तुम दूसरी दुनिया में किसी हीरो से मिल सको। और वो आदमी नीर को अपने हथियार से मारने ही वाला था कि तभी डाजाई वहां आकर उसके हाथ की दिशा को जरा मोड़ देता है, जिस वजह से उसका वो हमला इस मोटे के पैर में आकर लगता है। और इसके बाद डाजाई उनसे कहता है, तुम जैसे लोगों को हीरोज नहीं कहा जा सकता और तुम्हें बच्चों से झूठ नहीं कहना चाहिए। डाजाई को देख ये आदमी उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है और वो अपने बॉस को बताता है कि ये भी एक दूसरी दुनिया का है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और साथ ही पॉइजन भी। ये बात सुन इनका बॉस कहता है, अरे इसने तो हमें डरा ही दिया था और हमें डराने की सजा इसे मौत मिलती है। लेकिन उसके ये अल्फाज सुनते ही डाजाई कहता है, क्या कहा तुमने? और बस इसके अगले ही पल में डाजाई की एचपी जो कि पहले 1 थी अब वो बहुत तेजी से इंक्रीज करने लगती है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इस वक्त डाजाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। और यहाँ डाजाई कहता है, तुम मुझ पर अपने उस तीर से वार करना चाहते हो, है ना? तो लो बिल्कुल इस दिल पर निशाना लगाना। और डाजाई को यहाँ देख इन दोनों की फट रही थी और इसीलिए ये दोनों अपने साथी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। उनके भागने के बाद डाजाई कहता है कि अरे ये तो भाग गए। लेकिन तभी नीर पूछता है, क्या तुम एक हीरो हो? डाजाई कहता है, नहीं, मैं कोई इतना महान शख्स नहीं हूँ। और इसके बाद वो जाते हुए कहता है, दूसरों को धोखा सिर्फ जवान लोग देते हैं, लेकिन तुम तो अभी भी एक बच्चे हो, तुम्हें बड़ों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इसीलिए अभी सिर्फ अपने बचपने को जियो। और इसके बाद डाजाई वहाँ से चला जाता है बिना नीर की रस्सियाँ खोले। वैसे अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तामा और एनेट जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी तामा देखती है कि डाजाई झपकियां मार रहा है। सो एनेट पूछती है कि कल रात आप कहाँ गए थे? कहीं आप किसी औरत के साथ तो नहीं थे? लेकिन यहाँ डाजाई मुस्कुराने लगता है, जिस वजह से एनेट को और भी ज्यादा पीड़ा होने लगती है। लेकिन डाजाई अपनी कब्र में वापस लेट जाता है। लेकिन तभी नीर वहाँ आकर कहता है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसे देखते ही तामा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, हमारे पैसे वापस करो झूठे। वो कहता है, मैंने झूठ नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास एक हीरो को लेकर आऊंगा। दोस्तों, नीर भी इनके सफर पर जाने के लिए आ चुका है, इनका एक नया साथी बनकर। अब इसके बाद पूरी नींद लेने के बाद हम देखते हैं कि डाजाई चमक उठा है। लेकिन यहाँ डाजाई कहता है, मैं मरना चाहता हूँ। नीर पूछता है कि क्यों, आपको कहीं दर्द हो रहा है? डाजाई कहता है, मेरी ये जिंदगी ही एक दर्द है। अब ये बात सुन नीर इस बारे में तामा और एनेट से कहता है, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करती। और यहाँ तामा नीर से कहती है, अब तुम भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो, तो लो अब इस कॉफिन को खिसकाओ। जिसके बाद नीर उस कॉफिन को खिसकाना शुरू कर देता है और तभी इनके सामने इनकी डेस्टिनी आ जाती है, तामा का होमलैंड, द सिटी ऑफ ग्रून। और यहाँ आकर तामा तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सिटी गेट के पास कुछ गार्ड्स होते हैं। सो तामा कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। वो क्या है ना कि मैं यहाँ काफी फेमस हूँ। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि इन्हें काफी सारे सैनिक घेर लेते हैं और कहते हैं, हिलना मत, तुम सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। और भाई यहाँ किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्यों हुआ। और डाजाई कहता है, अरेस्ट? और इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनेट गले फाड़ फाड़ कर रो रही थी, प्लीज हमें कोई तो बाहर निकालो, भगवान, हीरोज, कोई तो बाहर निकालो। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वहीं डाजाई तो आराम से सो रहा था। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।